स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। तो स्टूडेंट्स आज के जो वीडियो का हमारा टॉपिक है वो है पेमेंट इन ड्यू कोर्स। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने होल्डर इन ड्यू कोर्स एंड वेरियस प्रिविलेज प्रोवाइडेड टू होल्डर इन ड्यू कोर्स वो समथिंग उसके बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे पेमेंट इन ड्यू कोर्स क्या है। तो चलिए स्टूडेंट्स विदाउट गेटिंग लेट लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक पेमेंट इन ड्यू कोर्स। देखिए पेमेंट इन ड्यू कोर्स मीन्स पेमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उसकी पेमेंट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन गुड फेथ एंड विदाउट एनी नेग्लिजेंस। कि जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो ड्यूरेशन था, सपोज कीजिए एग्जांपल के साथ समझते हैं, ये मेरे पास एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, कोई सा भी लगा लो, बिल ऑफ एक्सचेंज है मान लो, ठीक है। इसकी जो एक्सपायरी डेट है वो है 26 जून 2021, ठीक है, ये एक्सपायरी डेट इसकी, ठीक है। अब इसकी अगर पेमेंट इस तारीख के बाद होती है ना, 26 जून के बाद होती है, यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज के एक्सपायर होने के बाद, ड्यूरेशन की एक्सपायर होने के बाद इसकी पेमेंट होती है, तो जितने भी पार्टीज़ इससे इन्वॉल्व होंगे वो सब की लाइबिलिटी रिलीव्ड हो जाएगी, वो सब अपने अपनी लाइबिलिटी से रिलीव हो जाएंगे। तब उसको बोलेंगे पेमेंट इन ड्यू कोर्स, ठीक है। और अगर पेमेंट इससे पहले हो जाती है, 26 जून से पहले ही बिल ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट हो जाती है, 25 जून को हो जाती है, फिर उससे पहले कभी 20 जून को हो जाती है, ऐसा कुछ हो जाती है, तो तब पार्टीज़ जो हैं उसमें इन्वॉल्व हैं वो रिलीव्ड नहीं होगी अपनी लाइबिलिटी से, अपने उत्तरदायित्व से छुटकारा नहीं मिलेगा उनको। हिंदी में बता रही हूँ, रिलीव नहीं होंगे अपनी लाइबिलिटी से। लाइबिलिटी होती है उत्तरदायित्व, उनका उत्तरदायित्व बनता है उससे रिगार्डिंग, ठीक है, और उससे वो रिलीव नहीं होंगे, छुटकारा नहीं मिलेगा उनको, तो वो पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं कहलाएगी। लेकिन पेमेंट इन ड्यू कोर्स मतलब कोर्स ख़त्म हो जाने के बाद जो पेमेंट होगी, ड्यूरेशन ख़त्म होने के बाद, एक्सपायरी डेट ख़त्म होने के बाद पेमेंट होगी, उसे बोलते हैं पेमेंट इन ड्यू कोर्स, ठीक है, ध्यान रखना। इन गुड फेथ में वो पेमेंट करेगा और कोई बिना किसी नेग्लिजेंस से करेगा। टू द पोजेसर दैट इज विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द एनी सर्कमस्टांसिस, में कोई भी ऐसी सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट नहीं होनी चाहिए जिससे ऐसा लगे कि जिसको पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, जो पर्सन पेमेंट रिसीव कर रहा है वो इस चीज़ के लिए एंटाइटल्ड नहीं है, मतलब उसकी वो चीज़ नहीं है, मतलब सपोज करो उसकी पोजेशन है, उसने कहीं से मिसलीड करके ली हो, है ना। सेक्शन 10 बोलता है ये। अब आगे देखो, द क्वेश्चन ऑफ द पेमेंट इन ड्यू कोर्स इज ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ड्रॉई और एक्सेप्टर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज। देखो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ड्रॉई यानी जिसके ऊपर बिल काटा गया है, या फिर एक्सेप्टर जो उस बिल को एक्सेप्ट कर रहा है। क्योंकि देखो जब बिल काटा जाता है तो उसमें एक ड्रॉर होता है, एक ड्रॉई होता है। ड्रॉर जो बिल काटता है और ड्रॉई जिसके ऊपर बिल काटा जाता है, और ड्रॉई को एक्सेप्टर भी बोलते हैं क्योंकि वो बिल को एक्सेप्ट करता है। तो उसके रिगार्डिंग, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्पेशल इंपॉर्टेंस रखता है पेमेंट इन ड्यू कोर्स। इन ऑर्डर टू रिलीव हिमसेल्फ फ्रॉम द लाइबिलिटी टुवार्ड्स द ड्रॉअर ही मस्ट पे द बिल ऑफ एक्सचेंज इन ड्यू कोर्स। अपने आप को वो कब रिलीव करवा सकता है, ड्रॉअर के लिए जो लाइबिलिटी है, जब वो पेमेंट कर देगा उस बिल ऑफ एक्सचेंज की या उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की इन ड्यू कोर्स, मतलब कि उसकी जो एक्सपायरी डेट है उसके बाद उसकी पेमेंट कर देगा वो, तब तो वो अपनी लाइबिलिटी से रिलीव हो जाएगा। वंस द पेमेंट हैज़ बीन मेड इन ड्यू कोर्स, एक बार अगर पेमेंट हो जाती है इन ड्यू कोर्स, देन ऑल पार्टी लिएबल ऑन द इंस्ट्रूमेंट आर रिलीव्ड ऑफ देयर लाइबिलिटी देयर ओन। तो जितनी भी पार्टी उसमें इन्वॉल्व होती हैं वो सबकी लाइबिलिटी ख़त्म हो जाती है, रिलीव हो जाती हैं वो अपनी लाइबिलिटी से। इवन इफ इट इज़ सब्सिक्वेंटली फाउंड द पेमेंट हैज़ बीन मेड टू अ रॉन्ग पर्सन। सपोज करो पेमेंट किसी और को करनी थी और पेमेंट किसी और को कर दी, ये भी बात हो गई है ना, तब भी वो लाइबिलिटी से फ्री हो गए। पेमेंट तो उन्होंने करी है, अब उनको नहीं पता था कि किसको करनी थी और किसको कर दी, ठीक है, तब भी पार्टीज रिलीव हो जाती हैं।
आगे देखो, द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड इन ऑर्डर फॉर अ पेमेंट टू क्वालिफाई एज पेमेंट इन ड्यू कोर्स। तो देखिए कंडीशंस क्या क्या हैं पेमेंट इन ड्यू कोर्स की। फर्स्ट है पेमेंट मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द अपरेंट टेन्योर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, कि किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए जो पेमेंट है, जितना टेन्योर पीरियड है ना, जितना ड्यूरेशन ऑफ टाइम है इंस्ट्रूमेंट का, उसके बाद होनी चाहिए। ठीक है, एपरेंट टेन्योर मतलब कि जितना टाइम पीरियड है, ड्यूरेशन है जितने के इंस्ट्रूमेंट की। इट इज़ नेसेसरी दैट द पेमेंट शुड बी मेड आफ्टर द डेट ऑफ मेच्योरिटी, मेच्योरिटी की डेट के बाद आप पेमेंट करेंगे। ए पेमेंट मेड बिफोर द मेच्योरिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज नॉट अ पेमेंट इन ड्यू कोर्स एंड देयर फॉर द पार्टीज लिएबल देयर ओन आर नॉट रिलीव्ड ऑफ देयर लायबिलिटी। अगर आप मेच्योरिटी डेट से पहले अगर पेमेंट कर देते हैं तो वो पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं कहलाती, वो सिर्फ पेमेंट कहलाती है। भाई इसकी इस बिल की पेमेंट हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो जो जितने भी पार्टीज उसमें इन्वॉल्व थी वो अपनी लाइबिलिटी से रिलीव नहीं होगी। ठीक है, in the same manner if a bank makes the payment of a post dated check or a stale check then it will not be considered as a part payment in due course and the bank will not be relieved of its liability on such a payment। सपोज करो बैंक के पास एक बिल ऑफ एक्सचेंज आता है, यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आता है और उसको पहले ही डिस्काउंट करा लिया जाता है। ठीक है, मतलब यानी उसकी एक्सपायरी डेट से पहले ही डिस्काउंट कर लिया जाता है, तो बैंक पेमेंट तो देगा उसको क्योंकि उसने वो डिस्काउंट कराया है वो बिल, तो बैंक पेमेंट करेगा, लेकिन बैंक अपनी लायबिलिटी से रिलीव नहीं होगा जब तक उसकी मैच्योरिटी नहीं होगी। ठीक है, आगे देखिए, पेमेंट मस्ट बी मेड टू द पर्सन इन पोजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। पेमेंट मस्ट बी मेड टू द पर्सन इन पोजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, उन्हीं को हम सिर्फ पेमेंट करेंगे जिसके पास पोजेशन है, जिसके पास वो है बिल ऑफ एक्सचेंज उस टाइम पे। The payment should be only be made to the person in possession of the instrument and who is entitled to receive the payment thereof। मतलब जो entitled है इसको वही पेमेंट मिलेगी इसके रिगार्डिंग, और जिसके पास ये है उसी को सिर्फ पेमेंट होगी। In case an instrument is payable to order and there is a no endorsement on it, अगर payable on order है, कोई endorsement नहीं हुई आगे, यानी कि ड्रॉर और ड्रॉई के बीच में हुआ था, ड्रॉई के पास ही है अभी वो, देन पेमेंट टू एनी पर्सन इन पोजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विल नॉट क्वालिफाई एज अ पेमेंट इन ड्यू कोर्स। देखिए अगर ऐसा केस है जिसके अंदर, एक मिनट देखिए, जिसके अंदर आप सिर्फ ड्रॉर है और ड्रॉई है, दो पार्टी है। ठीक है, एक ने बिल बनाया है और एक के ऊपर बिल बनाया गया है। ठीक है, और ये ड्रॉई को यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन है कि वो आगे इस बिल को एंडोर्स नहीं कर सकता। अगर ये रेस्ट्रिक्शन है ना, तो अगर आपके पास कोई एंडोर्सी बिल लेके आता है और आप उसे पेमेंट कर रहे हो ना, तो वो पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं कहलाई, क्योंकि उसके अंदर रेस्ट्रिक्शन थी कि जो ड्रॉई है जिसके ऊपर बिल काटा गया ना, उसी को पेमेंट होगी सिर्फ। ठीक है, अगर पेमेंट मस्ट बी इन गुड फेथ एंड विदाउट नी, अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो गुड फेथ में करो और बिना किसी नेग्लिजेंस के करो। सपोज़ करो आपसे कोई पेमेंट लेने आता है तो आप प्रॉपर छानबीन करें उसके कि हाँ भाई इस पर्सन को पेमेंट देनी है। सपोज़ करो बैंक के पास कोई चेक लेके आता है तो बैंक उसको 20 बार चेक करता है कि उसके पहले हस्ताक्षर मैच करता है कि उसके सिग्नेचर मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, ये पर्सन वही है, फिर फ़ोटो मैच करेगा उसकी पासबुक में से कि ये फिर उसका अकाउंट नंबर चेक करेगा, उस बंदे की से पूछेगा कि हाँ ये बिल इसके नाम से है, किसके नाम से है, समथिंग सब कुछ पहले सारी इंक्वायरी करके फिर जाके वो उसको पेमेंट करेगा। तो सबसे पहले गुड फेथ और बिना किसी नेग्लिजेंस के होने चाहिए। ठीक है, कोई भाई ये नहीं है आप बिना कुछ सोचे समझे हाँ भाई ले लो पेमेंट, ये नहीं है, आपको बहुत अच्छी तरीके से सोच समझ के इस पेमेंट करनी पड़ेगी। आगे देखिए, पेमेंट मस्ट बी मेड अंडर बोनाफाइड सर्कमस्टेंसेस। बोनाफाइड होता है जो उससे रिलेटेड सही सर्कमस्टांसेस हैं, यानी कि पेमेंट जो प्रॉपर सर्कमस्टांसेस है उसको फॉलो करते हुए ही करनी चाहिए। यानी कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि इंस्ट्रूमेंट किसके पास है, पोजीशन किसके पास है, और वो इंस्ट्रूमेंट एंटाइटल्ड किसके नाम पर है। ठीक है, और किसको अधिकार है उसकी पेमेंट पाने का, वो सब कुछ आप ध्यान में रखोगे हैं, और फिर देखोगे कि पेमेंट प्रॉपर तरीके से इसी पर्सन को देनी है, कोई दूसरे पर्सन को तो नहीं देनी, क्योंकि अगर आपसे एक मिस्टेक होती है तो आप लिएबल रहोगे उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए जितनी भी प्रोसीजर हैं उसको आप ध्यान करके चलोगे। ठीक है,
तो यही सब कुछ है कि भाई सपोज़ करो बैंक में कोई जाली चेक ले जाता है उठा के, फोर्ज चेक ले जाता है एक है, और बैंक के पास दिखाया जाता है कि हाँ भाई ये दस्तखत मेरे ही हैं, वो लेकिन वो दस्तखत नकली हैं, फोर्ज सिग्नेचर है, उसको फोर्ज सिग्नेचर FORGED फोर्ज सिग्नेचर है, वो जाली दस्तखत करके ले आया। और लेकिन फिर उसने बोला भाई जो भी मान लो बैंक है, बैंक ने चेक चुक नहीं किया, जो भी सर्कमस्टांसेस थे उसको देख के नहीं किया, उसने देखा हाँ भाई इसी के होंगे, इसी के सिग्नेचर होंगे, और उसने पेमेंट दे दी, तो नुकसान तो बैंक को ही होगा। तो इसलिए पेमेंट के लिए जो भी बोनाफाइड सर्कमस्टांसेस हैं उनको फॉलो करते हुए आपको पेमेंट करनी है, ऐसे ही नहीं, सारी चीज़ें चेक करके आपको पेमेंट करनी है। ये है पेमेंट इन ड्यू कोर्स, ठीक है। आई होप स्टूडेंट इस वीडियो से आपको क्लियर होगा कि पेमेंट इन ड्यू कोर्स क्या है, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल सा एक टॉपिक है ये। पेमेंट इन ड्यू कोर्स मतलब समझ में नहीं आ रहा इस तरीके से। तो यहाँ जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको यहाँ से मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि पेमेंट इन ड्यू कोर्स है क्या, और कौन कौन सी उसकी कंडीशंस हैं, जैसे कि कौन कौन से कंडीशंस को फॉलो करके पेमेंट की जाती है, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कॉमर्स विद कनौजिया मैम, एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज़। थैंक यू स्टूडेंट्स।